नमस्कार। आज बात करते हैं संगम की। एक ऐसे संगम की जहां दो महान धाराएं आकर मिलती हैं। सोचिए, एक धारा है एक विशाल नदी की जो जमीन को आकार देती है, और दूसरी धारा है एक महान कवि की जो पूरी की पूरी भाषा को ही एक नया आकार दे देते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि प्रकृति और कविता का ये संगम, ये मिलन आखिर होता कहाँ है? इस सवाल का जवाब हमें एक बहुत ही खास सफर पर ले जाएगा। एक ऐसा सफर जो पहाड़ों से शुरू होता है, मैदानों से गुजरता है और एक शहर में आकर ठहर जाता है। तो यहाँ पर दो कहानियां हैं जो एक साथ चल रही हैं, बिल्कुल समानांतर। एक तरफ है भारत की एक जीवन देने वाली नदी और दूसरी तरफ हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि जिन्होंने क्रांति ला दी। चलिए, हमारी पहली यात्रा शुरू होती है यमुना नदी के साथ। ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं है, बल्कि हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की एक बहुत जरूरी धमनी है जो करोड़ों लोगों का पालन पोषण करती है। जरा इसकी विशालता के बारे में सोचिए। यमुना हिमालय से निकलकर मैदानों तक लगभग 1376 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है, ये एक असाधारण यात्रा है। और इसका असर देखिए, यमुना का जो अपवाह क्षेत्र है, मतलब वो पूरा का पूरा इलाका जिसका पानी बहकर यमुना में ही आता है, वो करीब 3.66 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप सोच सकते हैं कि ये नदी कितने बड़े इलाके को सींचती है, उसे जीवन देती है। यमुना की इस पूरी यात्रा को हम आसानी से समझने के लिए 4 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले इसका उद्गम जो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। फिर रास्ते में कई सहायक नदियां इसमें मिलती जाती हैं और इसे और विशाल बनाती हैं। इसके बाद ये बड़े बड़े राज्यों से गुजरती हुई मैदानों में बहती है और आखिर में अपने संगम स्थल पर पहुंच जाती है। यमुना अकेली नहीं बहती, इसमें कई नदियां आकर मिलती हैं जो इसे और बड़ा रूप देती हैं। इसके दाएं तट से टोन्स जैसी बड़ी नदियां मिलती हैं, तो वहीं बाएं तट से चंबल जैसी लंबी धाराएं आकर इसमें समा जाती हैं। चलिए, अब अपनी दूसरी यात्रा पर चलते हैं। जानते हैं, जैसे एक नदी पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बनाती है, ठीक वैसे ही एक कवि भी पुरानी परंपराओं को तोड़कर साहित्य में अपनी एक अलग जगह बनाता है। और हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। निराला का जीवन भी संघर्षों और एक तरह की क्रांति से भरा हुआ था। 1896 में बंगाल में जन्मे निराला हिंदी साहित्य के छायावादी युग के, मतलब उस दौर के जब कविता में कल्पना और स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया गया, एक प्रमुख स्तंभ बने। और उनका जीवन 1961 में इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं, में समाप्त हुआ। निराला ने अपनी कलम से हिंदी कविता को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मुक्त छंद की शुरुआत की, यानी अब कविता के लिए किसी बंधन की, किसी पारंपरिक तुकबंदी की जरूरत नहीं थी। उनकी कलम समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ एक बहुत शक्तिशाली आवाज बनी और उनकी सोच हमेशा से ही विद्रोही और स्वतंत्र रही। और उनकी प्रतिभा सिर्फ कविता तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने बिल्लेसुर बकरीहा जैसे उपन्यास लिखे, लिली जैसी कहानियां लिखी और प्रबंध प्रतिमा जैसे निबंध भी। ये दिखाता है कि वो कितने बड़े कलाकार थे। साहित्य की हर विधा पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां ये दोनों समानांतर यात्राएं नदी की और कवि की एक बिंदु पर आकर मिलने वाली हैं। और ये मिलन होता है प्रयागराज की धरती पर। जी हाँ, ये दोनों महान धाराएं एक भौगोलिक और एक साहित्यिक एक ही शहर में मिलती हैं, प्रयागराज। और ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा प्रतीक छुपा है। हम सब जानते हैं कि भौगोलिक रूप से यमुना नदी अपनी लंबी यात्रा के बाद प्रयागराज में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ये एक पवित्र संगम है जो सदियों से हमारी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। और कमाल की बात देखिए, ठीक इसी शहर में निराला, जिनका पूरा जीवन संघर्षों से भरा था, अपने जीवन के आखिरी दिन बिताते हैं। उनका जीवन भी एक नदी की ही तरह बहता हुआ यहीं आकर शांत होता है। और इस संगम को, इस जुड़ाव को निराला ने खुद अपनी कलम से अमर कर दिया। जब वो लिखते हैं, वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उससे इलाहाबाद के पथ पर, तो वो सिर्फ एक मजदूर की तस्वीर नहीं खींच रहे होते, बल्कि अपने संघर्षों को और इस शहर के साथ अपने गहरे रिश्ते को भी बयां कर रहे होते हैं। तो इस संगम का आखिर मतलब क्या है? ये हमें उस विरासत के बारे में बताता है जो आज भी बह रही है, बिल्कुल एक नदी की तरह और एक कवि के शब्दों की तरह।
दोनों की विरासत में एक कमाल की समानता है ना? एक तरफ यमुना करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है, तो दूसरी तरफ निराला संघर्ष और आत्मसम्मान की आवाज बने। एक नदी संस्कृति और इतिहास को अपने साथ बहा कर ले जाती है, तो दूसरे ने हिंदी कविता में आधुनिकता की एक ऐसी धारा बहाई जो आज भी जिंदा है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। हमारी नदियां और हमारे कवि, ये दोनों ही हमारी अनमोल विरासत हैं। इस विरासत को हम आने वाले कल के लिए कैसे सहेज कर रख सकते हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।